नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं शलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग जो छर्दी व्याधि है जिसको हम उल्टी का बीमारी कहते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। और मैं बहुत सारे बड़े बड़े श्लोक से नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा कि अगर कोई फर्स्ट बीएमएस का भी बच्चा है तो उसको भी मेरी बात समझ आनी चाहिए। और दूसरा बात है कि जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं वो एकदम डॉक्टर लोग के लिए होते हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जाए। बहुत सारे पेशेंट लोग मुझे कॉल करते हैं कि आपने फल त्रिकादि क्वाथ का बताया था, हम खुद ले लेके आए। तो बिल्कुल नहीं लेना है, मेरे लेक्चर्स केवल और केवल डॉक्टर लोग के लिए रहते हैं, इसको ध्यान में रखें। और मैं जो भी पढ़ाता हूँ ये मुझे मालूम रहता है कि जो हमारे डॉक्टर सुन रहे हैं उनको बेसिक चीजें मालूम है, रस वेरे विपाक मालूम है, मेडिसिन मालूम है। और मैं डॉक्टर लोगों को गाइडलाइन देता हूँ। ऐसा यहाँ पर एक भी चिकित्सक नहीं है जिसको ये सब चीजें नहीं मालूम है। सब लोग पढ़े लिखे हैं और सबने पढ़ के एग्जाम पास किया है, सबको मालूम है। लेकिन हम लोग उसी चीज को और अच्छे से परफेक्टली ट्रीटमेंट के रूप में उसको समझे, इसीलिए मेरा ये सारे लेक्चर्स होते हैं। कल मैं अहमदाबाद में था, कल लेक्चर नहीं हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं, आप लोग सुनिए। सर्दी का बीमारी जब होता है, उल्टी का बीमारी होता है, तो ये एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है कि उल्टी होता है। अब उल्टी होने क्यों होता है कि जब अजीर्ण हो जाता है, कोई भी खाया पिया पचता नहीं है और उसकी वजह से उल्टी का प्रेशर आता है, रिफ्लेक्स आता है, उसलिए उल्टी होता है। उसी तरह से पित्त होना, कोई ना कोई कारण से शरीर में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाता है, उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, सरता, अम्लता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से उल्टी आता है। तीसरा कारण होता है कि कभी कभी शरीर को कोई चीज साथ में नहीं होता है, उसकी वजह से उल्टी आता है। उसी तरह से कोई भी चीज अन्न जो है वो ओवर ईटिंग कर लिया जाता है तो शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है,
असात में चीज अलग है, नॉर्मल चीज भी खाया गया है लेकिन वो शरीर को साथ में नहीं है, साथ में का सॉरी वो अन्न जो है वो ओवर ईटिंग कर दिया है, बहुत ज्यादा कर लिया है, उसकी वजह से भी उल्टी आ जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि उल्टी अगर आ रही है बहुत जोर से तो उसको रोकना नहीं चाहिए, है ना। जब शुरुआत में एकदम उल्टी आ रही है, हुरलास को हम लोग रोक सकते हैं, नौशिया हो रहा है उसको रोक सकते हैं कि जी मिचला रहा है, उसको रोकना चाहिए। मतलब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कोई चीज देख के आपको बहुत मन कुछ तो घिन आ गया, तो उसको रोकने का कोशिश करना चाहिए। उसमें मन का भी रहता है इम्पोर्टेंस और उसका शरीर का भी रहता है। उसी तरह से हमें ये देखना है कि और उल्टी के लिए ऐसा बोला गया है कि उल्टी जब आ रहा है, उल्टी जब आ रहा है तो हमें क्या करना है कि और भी उल्टी आ रहा है तो उल्टी की दवाई देनी चाहिए। जैसे हम लोग ये जो विपरीतार्थकारी चिकित्सा बोलते हैं, हेतु विपरीतार्थकारी या व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा, कि उल्टी आ रहा है तो हम लोग और वमन का दवाई देते हैं। वमन का दवाई मतलब वो इंड्यूस्ड मेडिसिन से निकाला हुआ चीज, उससे और अच्छे से उल्टी आता है। इसी तरह से कभी कभी गर्भिणी अवस्था में, प्रेगनेंसी में भी उल्टी आता है, तो उसका चिकित्सा जो है वो थोड़ा अलग रहता है। कॉलरा विकार जब रहता है, कॉलरा विसूचिका, तो उसमें तुरंत ही इमरजेंसी में, क्योंकि उसमें ऊपर से और नीचे से सूचीवत वेदना होती है और उल्टी आता है, उसमें हमें तुरंत ही उल्टी को रोकने का चिकित्सा करना चाहिए। अभी ऐसा प्रश्न आता है कि एलोपैथी में तो उल्टी आने पे एंटी एमेटिक दवाइयां दिया जाता है, तो वो सही है क्या? तो उसमें और एलोपैथी में है कि अगर ब्रेन का कोई पार्ट में अगर वो ट्रिगर हो गया, वो सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, तो उसको सप्रेस करके एंटीएमेटिक दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि उल्टी को रोकने से बहुत सारी व्याधियां हो जाती हैं, बहुत सारा, तो हमें हर समय उल्टी रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम उल्टी की दवाइयां देते हैं। आयुर्वेद में छर्दिग्न गण भी बताया है चरक संहिता में। और हम लोग वमन छर्दी की चिकित्सा, या तो हम आमावस्था है, कचरा है, तो हम पूरा वमन करा के निकालते हैं, हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा, है ना। और इसके साथ में हम लोग छर्दी के भी चिकित्सा करते हैं, वातज छर्दी, पित्तज छर्दी, कफज छर्दी, सन्निपातज छर्दी, द्विष्टार्थ छर्दी, ऐसे हम लोग भी करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले कारणों पे काम करते हैं। कारण क्या है कि क्यों उल्टी आ रहा है? अगर हमने कारण, कोई पेड़ का जड़ काट दिया तो वो पेड़ ही नहीं बढ़ेगा। तो हमारा जो मूल है, क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि सत कार्यवत, सत से सत की उत्पत्ति होती है। कोई बीज रहता है, बीज में वृक्ष उत्पन्न करने की ताकत रहती है, तो वह बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, सत से सत की उत्पत्ति होती है। और इसी को और बोला है कार्य कारण भाव। कोई कारण होता है, उसी से कार्य हमें दिखता है। तो वो हम लोग कोई भी पेशेंट है, उल्टी आ रही है, हम उसको दवाई देंगे, या तो हम बहुत ज्यादा हुरलास हो रहे हैं, उल्टी आ रहे हैं, तो हम उसको उल्टी करके निकालेंगे, उसका वेग शांत करेंगे। और फिर थोड़ा वेग शांत हो गया तो हम फिर छर्दिग्न दवाइयां देंगे। लेकिन हम साथ में पहले कारण निकालेंगे कि क्यों हुआ उल्टी, क्या कारण है। अभी कारणों पर चर्चा करने वाले हैं। उसी तरह से कफ और पित्त अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर कफ दोष भी शरीर में ज्यादा बढ़ गया है, तो वो भी उल्टी का कारण होता है। क्लेदा कफ बढ़ गया तो, और पित्त भी बढ़ गया बहुत ज्यादा, पित्त जो है उष्ण तीक्ष्ण स्तर गुण द्रव गुण स्निग्ध ईशत स्निग्ध रहता है, वो बढ़ गया, अम्ल गुण से बढ़ गया। तो शरीर में उसको, जो शरीर धारण करने की प्रक्रिया है हमारे शरीर को, वह कार्य योग्य तरह से नहीं होता है। बॉडी उसको एक्सपेल करती है, उसको नहीं चाहिए, उसको वो चीज, वो पित्त को रूप से निकालने का कर देती है। इसी तरह से कभी कभी वात के प्रकोप का शुरुआत हो गया तो उससे भी सूखी उल्टी आती है, वो ड्राई वॉमिटिंग ऐसा आता है। मेन कारण कफ और पित्त होते हैं, वायु भी रहता है लेकिन वो सूखी वाला रहता है। तो अभी हम कुछ कारणों पे डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग भी बताइए। यहाँ पे अखिलेश तिवारी जी भी हैं, प्रशांत भट्ट जी भी हैं, सब लोग हैं, सब लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ, मैंने नोट्स बनाए, आप लोगों को इसके अलावा क्या हेतु मिले, आप लोग जरूर बताइए। तो अभी क्या है कि बहुत अगर गरम गरम चीजें खाई या उष्ण वीर्यात्मक चीजें खाई जो पित्त को प्रकोपित कर रही हैं, और वो भी जो हमारा ऋतु है, वह शरद ऋतु है या ग्रीष्म ऋतु है, मतलब ऋतु भी साथ में नहीं है, उस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाई, उष्ण वीर्यात्मक भी और गर्म गर्म चीजें, वो पित्त को प्रकोपित करती हैं। उसी तरह से बहुत तीखा खाया, बहुत ज्यादा तीखा खाया, वह भी पित्त को प्रकोपित करने का कारण होता है। खट्टा चीज बहुत ज्यादा खाया, इतना खट्टा खाया, तो वह भी पित्त को प्रकोपित करने का कारण होता है। बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खाई, बहुत ज्यादा, जैसे वेफर्स खाया, बाहर का तेल वाला चीज खाया, लेज खाया, तो यह भी पित्त को प्रकोपित करता है।
बहुत सारा मसालेदार, इतना ज्यादा गरम मसालेदार चीजें खाई, वह भी पित्त को प्रकोपित करने का कारण होता है। इसी तरह से बिना कुछ खाए पिए, पहले के जमाने में बूढ़े लोग जो रहते थे, वृद्ध लोग, वो हमेशा सलाह देते थे कि आप सर ढक के ही धूप में बाहर निकलो। अभी भी बारिश का सीजन है लेकिन धूप आ रही है ना जब भी, तो ऐसा बोला जाता है कि सर ढक के बाहर निकलिए। या फिर और आयुर्वेद में भी बोला है कि आप पगड़ी पहन के और डंडा लेके ही बाहर निकलिए। तो हम लोग हंसते थे पहले कि ये क्या पढ़ा है आयुर्वेद में। इसका ऐसा हंसने वाली बात नहीं है, इसका महत्व है। सिर को कवर करके आज के, ठीक है आप पगड़ी नहीं पहन सकते तो आप कैप लगाइए, लेकिन या कुछ और है, अगर टू व्हीलर पे जाना है तो हेलमेट लगाइए या कुछ ना कुछ लगाइए, लेकिन आपको सिर को खुला नहीं छोड़ के बाहर नहीं निकलना है, धूप नहीं लगना चाहिए। जितना तीक्ष्ण धूप लगेगा वह पित्त को प्रकोपित करता है। और दूसरा, पहले के लोग बोलते थे कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ पेट में खा के ही निकलना है, भूख लगने पे खा के ही निकलना है। भूखे पेट निकल रहे हैं और रात दिन में 3-4 बजे आप खाना खा रहे हैं तो पित्त इतना ज्यादा सिक्रीट होता है, 10 से 2 के बीच में इतना सिक्रीट होता है कि हेडेक करने लगता है। तो बिना कुछ खाए पिए धूप में घूमना, यह भी सर्दी का, उल्टी का कारण होता है। फिर पानी कम पीना, जितना शरीर को जरूरत है वो पानी कम पिया जाता है तो बॉडी में उष्णता बढ़ जाती है। उसी तरह से जागरण करना, कभी कभी क्या होता है कि लोगों को कहीं जाना होता है या फिर कुछ मोबाइल से देख रहे हैं या कोई बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे जागरण हो जाता है, रात भर जाग जाते हैं लोग। बच्चे भी जब पढ़ाई करते हैं ना, आप लोगों को याद होगा बीएमएस के टाइम पे जब एग्जाम होता था तो बच्चे रात भर जाग जाते थे, रात भर पढ़ाई करते थे, दूसरे दिन पेपर लिखे आते थे। और फिर उसके बाद में उनको पित्त का, उल्टी का, नौशिया का, हीट का, बीपी का, ये सब तकलीफ होता था। आप लोग को भी ये पता होगा, हॉस्टल लाइफ में तो ये बहुत होता है। तो ये जागरण करना भी उल्टी का कारण होता है। उसी तरह से अग्नि के विपरीत, अग्नि को साथ में नहीं है और बहुत ज्यादा मेवा और मिठाई खाया जा रहा है, ड्राई फ्रूट्स भी खाए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा मिठाई खाए जा रहे हैं, और बिना भूख लगे जड़ पदार्थ, पचने में हैवी चीजें खाई जा रही है, बिना भूख के खाना खाया जा रहा है, और अग्निमंद है, अजीर्ण है, यह भी उल्टी का कारण होता है। इसी तरह से खराब पानी पीना, अभी जैसे कि मैं कल गया था अहमदाबाद, तो हम लोग जो पूना का पानी पीते हैं ना, तो पूना का पानी कैसा होता है, मीठा लगता है अभी, क्योंकि हम हमारे शहर के साथ में हो गया है। मैंने अहमदाबाद का पानी पिया, वहां के लोगों के लिए वो अच्छा है, लेकिन मुझे पीने में लगा कि नीम और नमक मिला के ये है, मतलब इतना कड़वा लगा कि वो पीने के बाद मुझे उल्टी आ गई। तो मतलब वो पानी मेरे लिए साथ में नहीं है, क्योंकि मैं वहां नहीं रहता हूँ। जो स्थान परिवर्तन होता है ना, और ऐसा पहले बोलते थे घाट घाट का पानी पिया है, लेकिन मैंने तो वो घाट का पानी मतलब पहली बार पिया। तो मैंने वहां के गुजराती लोगों से पूछा कि आपको पानी कैसा लग रहा है, वो बोले हमें अच्छा लग रहा है पानी। फिर मुझे वो पानी सहन ही नहीं हो रहा था तो मैंने बिस्लरी का पानी पिया, बिस्लरी का पानी पीने से मेरी प्यास बुझी। तो ये कहने का ये मतलब है कि पानी जो है वो खराब नहीं होता है, कुछ जगह का वो हमारे लिए साथ में नहीं होता है, वो भी हो सकता है। या खराब पानी पीना, ये भी उल्टी का कारण होता है। इसी तरह से कभी कभी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। आप लोग मुंबई में कभी गए होंगे, अगर नहीं गए तो आप लोग जाइए, और इसी टाइम पे दोपहर के टाइम पे जाइए जब बारिश का सीजन नहीं है। कभी भी आप जाइए तो बॉम्बे में, मुंबई का जो वातावरण है लोकल ट्रेन में या कहीं पर भी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। वहां पे एकदम ऐसा चिपचिपा चिपचिपा लगता है, कुछ तो अजीब वातावरण है। तो बहुत सारे लोग जो मुंबई के एनवायरमेंट से सुटेबल नहीं है, उन लोगों को ना उल्टी आने लगता है बहुत ज्यादा। और एक तो वहां पे भीड़ भी बहुत ज्यादा है, सफोकेशन है। आप कोई भी ट्रेन में जाइए, बस स्टैंड पे जाइए, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, तो वह भी उल्टी का कारण होता है। और बहुत सारे लोगों को ये चीजें रहती है कि बॉम्बे जाके आए तो हमें उल्टी हुआ। ऐसा ऐसा सबको नहीं होता है। अभी जो मुंबई में रहते हैं उनके लिए वो साथ में है, उनके लिए वो सिंपल चीज है। एक बार मैं लड़की देखने मुंबई गया था मैं अभी जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। मैं एक बार मेरा शादी के लिए मुंबई गया था, तो वहां मैंने देखा कि लोग ना छोटे छोटे घर में रह रहे थे। और मतलब जितना बड़ा ये रूम है ना जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी में मतलब 3-4 रूम ऐसे बनाए थे, इतने में स्पेस में छोटे छोटे रूम रह रहे थे। तो मैंने वो लड़की से पूछा, और इतना भीड़, इतना भीड़, हर जगह भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़ मुंबई में। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं, इतना ऐसा लगता है भीड़ है, पूरा सब भरा हुआ है। तो उसने कहा, मुंबई की तारीफ की कि ये तो लगता है मुंबई में आने के बाद कि यहाँ जिंदगी है। और वही लोग जब पूना में देखने आए मुझे, वो शादी नहीं हुआ, मैं बस बता रहा हूँ, वो पूना में आए तो बोले कि यहाँ तो लोग इतना ऐसे स्लो स्लो है। तो मुंबई के लोगों को पूना या ऐसे दूसरे सिटी में नहीं होता एडजस्ट,
क्योंकि मुंबई में कैसे भाग दौड़ है, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, तो लोगों को वो पसंद है मुंबई का लाइफ। हम लोगों को वहां रहना बहुत कैसा तो अजीब लगता है कि इतना भीड़ में हम लोग नहीं रह सकते, हमें शांति चाहिए। अभी मैं जैसे आपको पढ़ा ही रहा हूँ, तो यहाँ अगर शोर रहेगा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो अभी अपना अपना वो रहता है, किसको कहाँ रोजी रोटी दाना पानी लिखा रहता है वो वैसे रहता है, और उस हिसाब से वो ढल जाता है। मुझे बस ये कहना है कि सफोकेशन जहाँ रहता है, अब केवल मुंबई की बात नहीं है, अगर आप कलकत्ता में भी जाएंगे, महानगर है, कलकत्ता में जाएंगे ना, तो इतना भीड़ है कि बहुत सारे लोगों को वहां उल्टी आने लगता है, इतना भीड़ में सफोकेशन होता है। यह भी एक कारण होता है। इसी तरह से कभी बिना टाइम के खाना खाना, जैसे कि सुबह भूख लगी है, सुबह 7-8 बजे, किसी सुबह जल्दी उठ गए, 7-8 बजे भूख लगी है, लेकिन खाना नहीं मिल रहा है कोई भी कारण से, और फिर बाद में खाना खा रहे हैं, तो यह भी उल्टी का कारण होता है। बीमारी कभी कभी सन्निकृष्ट हेतु रहते हैं, कभी कभी विप्रकृष्ट हेतु रहता है, मतलब हेतु उसी दिन का उसी टाइम का रहेगा, या फिर विप्रकृष्ट मतलब थोड़ा दिन के बाद रहेगा, अगर संप्राप्ति बहुत ज्यादा हो गया तो। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि पसंद नहीं है वो खाना खाना पड़ रहा है, वह भी उल्टी का कारण होता है। जैसे कि कुछ लोग शाकाहारी हैं और उनको मांसाहार दे दिया जाए, और उनको वो घिन आ गया वो चीज से, तो उससे और दे दिया जाए और फिर उससे उल्टी हो जाए, यह भी कारण हो सकता है। या फिर जो मांसाहारी लोग हैं, उनको कभी कभी गोभी का सब्जी, लौकी का सब्जी ऐसे दे दिया जाए, उनको नहीं पसंद है वो सब गोभी, और ये जिनको नॉनवेज खाने की आदत है, शाकाहार दे दिया जाए ना तो उनको उल्टी आ जाती है, ये होता है। या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मन को पसंद नहीं है। कभी कभी किसी किसी को ऐसे देखा है, मेरे पास पेशेंट आते हैं कि उनको दही से एलर्जी होता है, दही रियल नहीं होता, मन से होता है कि दही खाएंगे हमको उल्टी हो जाएगा। या फिर कुछ लोगों को रहता है कि हमने लौकी का सब्जी खाया, या येलो पंपकिन का सब्जी खाया, या चौलाई का साग खाया, मतलब उनके माइंड में वो चीजें नहीं खानी है, तो अगर वही मिल जाए और खाना पड़े तो उससे उल्टी आती है। इसमें मन का कारण होता है, किसी चीज से द्वेष होना। उसी तरह से गर्भिणी, अब ये द्वेष इससे भी हो सकता है कि कभी कभी कोई चीजें हम देख भी लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विभत्सजा छर्दी, कुछ चीज गंदी चीज देख लिया हमने। जैसे कि आप लोगों को भी अनुभव होगा, हम लोग जब सेकेंड ईयर में थे तो पोस्टमार्टम के लिए हमको ले जाया जाता था, जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता था, पोस्टमार्टम के समय जो देख लिया जाता था, उसके बाद आने के बाद अगर उसी टाइम अगर खाने को मिले और किसी के माइंड पे असर हो गया तो उसको उल्टी आ जाती थी। या फिर किसी ने डेड बॉडी को कट करते हुए देख लिया, जिसको साथ में नहीं है, और उसको उल्टी आती तो, या फिर गंदे क्षेत्र में चले गए, गंदा स्मेल सूंघ लिया, उसको उल्टी आती है, पूरा दिन मन खराब रहता है। या फिर कभी कभी ऐसे हुआ था कि हमारे जो एनाटॉमी का डायसेक्शन हॉल था ना, वहां पे 4 डेड बॉडी रखी थी फ्रीजर में, और कभी कभी फ्रीजर खराब हो गया था, तो उस डेड बॉडी को निकाल के वो लोग डिस्पोज करने के लिए ले जा रहे थे। इतना गंदा स्मेल आ रहा था ना, जैसे 1 लाख चूहों चूहों को मार दिया, वैसा गंदा स्मेल आ रहा था, और नाक बंद करने के बाद भी स्मेल आ रहा था। और उस दिन तो मतलब और का मालूम नहीं, मुझे खुद उल्टी आ गई, इतना ज्यादा पूरा दिन उल्टी आने लगा, इतना ज्यादा गंदा स्मेल था। तो मन को जो चीज जो रहता है ना, जो मन को पसंद नहीं, ऐसा चीज स्मेल सूंघना पड़े, उससे भी उल्टी आती है। और आप लोग सोच रहे कि हम लोग इतना क्यों डिटेल में ये सब बातें करते हैं, ये बीमारी वाले पेशेंट आते हैं। एक बार मेरे पास एक बच्चा आया था, वो कुछ 22 ईयर्स का था, और उसको ना 7 साल से, वो 22 ईयर्स मतलब 15 साल के एज से उसको 7 साल से उल्टी का प्रॉब्लम था। एंटी एमेटिक रोज खाता था, जब तक दवाई का पावर है तब तक उसको ठीक है, लेकिन वो दवाई का पावर खत्म, फिर से उल्टी आने लगा। और तो उसका हेतु यही सब मिल रहा था कि उसको, लेकिन वो बाकी चीज नॉर्मल वगैरह खाता था, लेकिन उसका टाइम में खाना, मतलब असमय में खाना खाना, उसका टाइमिंग नहीं था खाना का, जागरण होना, फिर उसके बाद में उसको बहुत ज्यादा हैवी चीज खाना बिना भूख के, ये सब हेतु निकला, ये बंद कराया। और फिर मैंने उसको वमन कराया, वमन पूरा बड़ा सा वमन हुआ, उसका पित्त निकला, कफ निकला, और उसके बाद वो ठीक हुआ था। ये मतलब वो 22 साल का एज का था, और शायद 2005 में मेरे पास आया था, और उसके बाद वो मुझे जब भी मिलता है तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कारण होता है। इसी तरह से आप लोगों को देखा होगा कि गर्भिणी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट 3 मंथ का प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी आती है सबको, खट्टा खाने का मन करता है, और उल्टी बहुत ज्यादा आती है। वो गर्भिणी छर्दी नाम से हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, वो स्टेज ही रहता है। इसी तरह से किसी को कॉलरा रहता है, या ऐसे ही कम्युनिकेबल डिजीजेस, वाटर बॉर्न डिजीजेस रहती हैं, या फिर एयर बॉर्न डिजीजेस रहती हैं, जो साथ में आती है सभी को, तो उसमें भी, या खाने में कुछ गड़बड़ हो गया, अब बहुत सारे बर्ड्स फ्लू रहता है,
तो उनको बर्ड्स का फ्लू हुआ है और वो खा लिया हमने, वही अगर नॉनवेज खाने वाले ने खा लिया और बताया नहीं क्या। या फिर ऐसे ही सब्जियों में, अन्न में कुछ ऐसा विकृति है और वह खाना खिला दिया गया होटल में जाके या कहीं पर भी, उससे भी उल्टी आता है बहुत ज्यादा। कभी कभी क्या होता है ना कि आप मतलब आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो इतना अच्छा, इतना गवर्नमेंट अच्छी है। पहले के जमाने में क्या होता था जब कांग्रेस की सरकार होती थी, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि उस समय स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती थी। उस समय करप्शन बहुत होता था कांग्रेस के जमाने में। तो जो चावल और गेहूं थे ना, वो मंडियों में ही सड़ जाते थे। बारिश आ गई ये कुछ, तो स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। तो जो व्यापारी लोग थे ना, वो खराब चावल भी बेच देते थे। और वो चावल अगर होटल में चला गया या कहीं चला गया और उससे अन्न बना दिया गया और वो खा लिया गया, तो उल्टी आती थी बहुत ज्यादा। ऐसा बहुत बार हुआ था। तो ये अन्न का खराबी, या अन्न का खराबी, पका हुआ अन्न या कच्चा अन्न, इसकी खराबी अगर रहती है, जो बोला है जनपदोध्वंस में भी बोला है कि अगर आहार औषधि जो है, इसका रस वीर्य विपाक अगर बदल गया कोई भी जनपदोध्वंस में, या ऐसे भी बदल गया रस वीर्य विपाक, तो वह चीज नहीं खाना चाहिए। अगर वो खाया जाएगा बार बार तो छर्दी होता है। इसी तरह से परस्पर विरोधी गुणों के जो पदार्थ रहते हैं वो एकदम खाना, जैसे कि चाय पी के आइसक्रीम खाना, आइसक्रीम खा के फिर कॉफी पीना, कॉफी पी के फिर सूप पीना, सूप पी के फिर वड़ा पाव खाना, ये परस्पर विरोधी है। कभी ठंडा और उष्ण, कभी मतलब, फिर ऐसा मत सोचिएगा, मैं रस के विरोधी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे वीर्य विरोधी, इसको ध्यान में रखना है। तो इसके वजह से उसका बहुत ज्यादा कंटिन्यूएशन में खाना। कुछ लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, होटल में लोग जाते हैं तो वो लोग छोले भटूरे और पूरी खा रहे हैं, छोले भटूरे पूरी और चाय भी पी रहे हैं। तो नमक और दूध, चाय में जो दूध है वो विरुद्ध है। और उसको लेने के बाद भी फिर क्या करते हैं, उनको मन में तृप्ति नहीं होती है, तो उठने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद सूप पी लेते हैं, या सूप पी के फिर आइसक्रीम खा लेते हैं। ये जो विरुद्ध है ना परस्पर, इसके वजह से ग्रहणी दृष्टि होती है और ये छर्दी का एक कारण होता है। अगर इंसान का अग्नि अच्छा है, बल अच्छा है, युवावस्था है, तो उसको साथ में हो जाता है। अगर अग्नि विकृत है और बल अच्छा नहीं है और उसके लिए वो असाथ में, तो उसको तुरंत इफेक्ट आता है। उसकी व्याधि क्षमता तो कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से कुछ लोग जो रहते हैं, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे सारे क्लासमेट वो लोग अल्कोहल का आदत पड़ गया था उनको। सीनियर्स ने रैगिंग के टाइम पे, हमारे जमाने में रैगिंग होती थी, बहुत सीरियस रैगिंग होती थी उस टाइम। तो रैगिंग में सभी को शराब पिलाया जाता था। मेरे को भी पिलाने का कोशिश किया गया रैगिंग के टाइम, तो मैंने कंप्लेन कर दिया। तो उन्होंने मुझे बाद में धमकी दिया कि हम हेल्प नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मत हेल्प करो, मैं खुद अपने उससे पढ़ूंगा। तो ये जो, और अब सभी को, सब कोई नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुधार दिया, वो तो मेरा अलग बात है। तो फिर जो मेरे क्लासमेट का अभी मैं देखता हूँ ना कि जब बीएमएस में आदत डाली गई, वो लोग अभी भी मिलते हैं ना, तो वो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लेते हैं, वह मतलब वाइन या विस्की वगैरह पी लेते हैं और उनको फिर उल्टी आती ही आती है। तो ये जो अति योग में जो अल्कोहल पिया जाता है, और वो भी जो मदिरा रहती है, दारू, उसका भी अलग अलग टाइप रहता है। उसमें देसी रहता है, फिर बियर रहता है, फिर रम रहता है, वाइन रहता है, वोडका रहता है, अलग अलग रहता है। तो उसका अति योग, यह भी उल्टी का कारण होता है। इसी तरह से पेट में कीड़े पड़ना, अगर वर्म्स हैं, राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म, वह भी इसका उल्टी का कारण होता है। इसी तरह से किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, मलावरोध, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वह मल का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है अपान वायु का, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया है। जैसे नाली में या पाइप में रास्ता ब्लॉक हो गया, कोई भी पाइप में रास्ता ब्लॉक हो गया तो आगे वो निकलेगा, लेकिन बॉडी में कैसे रास्ता नीचे से ब्लॉक हो गया है, वह फिर ऊपर आता है, अपान वायु विगुणित होके और उससे उल्टी करता है, सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। उसी तरह से तो ये कंटिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन होना और गैस होना, गैस की तकलीफ बहुत सारे लोगों को होती है। उन तो उसके लिए दवाइयां दी जाती हैं बहुत सारी, वो दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है बॉडी में, तो उसके वजह से भी उल्टी आती है। या फिर एलोपैथी की बहुत सारी दवाइयां हैं, उससे भी उल्टी आती है। तो ये उल्टी की बीमारी जो है ना, आयुर्वेद, एलोपैथी में एंटी एमेटिक ड्रग देके हो जाता है, लेकिन आयुर्वेद में हम कारण निकालते हैं कि क्यों हो रहा है उल्टी। ठीक है, अभी मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं, आप लोग इस पर कुछ कुछ बोलिए। आप लोग का क्या अनुभव है, जो छर्दी होता है, उल्टी होता है, वो आप लोग का क्या अनुभव है? सबसे पहले डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कृपया बताइए।
डॉक्टर अखिलेश जी जी बताइए सर, प्रणाम। आपका क्या अनुभव है? जी सर, प्रणाम सर। जी सर, सभी को सादर प्रणाम सर। बहुत बढ़िया सर, आपने तो ऑलमोस्ट सभी हेतु के बारे में चर्चा कर ही दिया है। लेकिन एक चीज मैंने देखा है सर कि कभी कभी जैसे माइग्रेन का जो अटैक आता है उसमें भी सर्दी होता है, और सर्दी आने के बाद जो है पेशेंट बहुत रिलीफ महसूस करता है, अच्छा उसका लगता है। दूसरा क्या है कि मेजेस्टिक लिम्फ जब होता है तो ऐसे कंडीशन में भी सर्दी आता है। क्लेद कफ जब बढ़ा रहेगा तो उसमें भी आता है, और सर्दी जब हो जाता है, ये सब हमारे अंदर नेचुरली प्रोसेस है कि जब आता है तो पेशेंट को रिलीफ आता है। उसी तरह ये मॉर्निंग सिकनेस का तो आपने चर्चा किया ही कि प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें होता है। पित्त के द्रव्य गुण बढ़ जाता है, उसके कारण होता है। ओवर ईटिंग भी है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा जिसकी चर्चा आपने भी की है सर, कि वेग को रोकना नहीं चाहिए। एक हम मेरे घर का ही मेरे भाई है, वो इंजीनियर है, तो वो ट्रैवलिंग कर रहा था, बस से लंबा ट्रैवलिंग था, वो चिदम्बरम से आ रहा था बस से यहाँ कर्नाटक में। तो उसने ट्रैवलिंग के दौरान में उसको सर्दी आ रही थी और सर्दी को रोका, जिसके कारण नेक्स्ट डे ही उसके पूरे शरीर में रैसेज आ गया। तो एक सही बात है कि कभी भी इस तरह का सर्दी का वेग आता है, हम एक कॉलरा को छोड़ दे, कॉलरा में चूंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों का वेग रहता है, तो ऐसे में हमको पहले अब जीवन की रक्षा करना है तो थोड़ी देर के लिए हम कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन ऐसे अगर कॉमन होता है तो हमको इमीडिएट नहीं रोकना चाहिए सर्दी। उसके बाद एक इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में भी देखे थे, वो कंडीशन में भी मैंने देखा है कि उसको बार बार सर्दी हो रहा था। तो फिर जब उसको इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके कारण सर्दी हो रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। नापसंद वाली जो बात आपने बोला वो भी सही बात है। ये मेरे साथ ही हुआ था। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। एक बार मेरे साथी लोग क्या किया कि वो एग को हमारे चावल के अंदर में डाल करके दे दिया, तो खा लिए थे। जब पता चला मुझे कि लास्ट में वो जब निकला तो मुझे भी इस तरह का अंदर से वोमिटिंग हो गया। मतलब जो चीज आपके अंदर नापसंद है, वो अगर कोई चीज अगर आपको दिया जाता है या खाते हैं तो उससे भी सर्दी आता है। कृमि तो बहुत कॉमन है, जो बच्चों में भी देखा जाता है। अगर कृमि की हिस्ट्री है तो उसमें भी सर्दी आएगा। जी सर, बहुत बढ़िया है टॉपिक। और एक सही प्रैक्टिशनर वही है जो हेतु खोजे, पहले हेतु को देखे कि किस कारण से हुआ है और फिर उसका ट्रीटमेंट करे। और सभी हेतु में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, उसकी चर्चा सर आप करेंगे तो फिर उसमें भी हम हाँ, बताते हैं। और वो भी जी करेंगे। सर। और एक और चीज मुझे बताना है, फिर अरविंद सर बताएंगे, सक्सेना सर। मेरे पापा एक बार चाइना गए थे, वो एयरफोर्स में थे, तो उनका पेट्रोलिंग का ड्यूटी लगा था। तो वो चाइना में गए, और वहां पे जो चाइनीज नेवी है उनके शिप में भी काम था कुछ। तो वहां गए, तो वहां जो पेंट्री कार रहते हैं, पेंट्री का पूरा खाना बनता है, वहां पे एक बार गए कि ये क्या बनाते हैं। वहां देखा कि बहुत बड़े बड़े जानवर लोग का ऐसे लटका के रखा था। तो मेरे पापा को इतना गंदा स्मेल से उल्टी आ गया। तो उन्होंने बाद में उनसे, चाइनीज लोगों से पूछा, नेवी वालों से, ये क्या है? तो किसी ने कहा कि गधा है, डोंकी का ये सब लटका हुआ है। इतना उल्टी और आ गया, और आ गया कि वो लोग डोंकी का भी मांस खाते हैं, कभी कभी कौवा का मांस खाते हैं, क्या क्या खाते हैं। तो ये सुन के और उल्टी आने लगा। तो ये जो रहता है ना, मन में जो चीजें हमें नहीं पसंद है, वो भी उल्टी का कारण होता है। ठीक है, डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी, आप सर बताइए कुछ, आपका क्या है इस पे? हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते सर जी। देखिए, चरक में जैसे बोला गया ना, विदाही विरुद्ध अभिष्टंभी आहार का अति मात्रा में सेवन से कोष्ठगत वात की वजह से जो उभड़े हुए एकत्र दोष जो उभड़ जाते हैं, उनको कोष से बाहर निकालकर वायु ऊपर ले जाती है, वो ही सर्दी है। जी। हमने अति मात्रा में कोई भी आहार लिया, चाहे वो विष्टंभी हो, चाहे विदाई हो, चाहे विरुद्ध हो, चाहे अध्यशन अजीर्णाशन, ये सब बोला गया। ये इसकी वजह से जो है दोष पूरा एक साथ उभर जाते हैं, और वो ही चाहे वातज छर्दी जाता है, चाहे वो पित्त छर्दी जाता है, या चाहे वो कफ छर्दी की तरफ जाता है। वो आहार के ऊपर निर्भर करता है कि अगर पित्तल अम्ल लवण कटु उष्ण अजीर्ण भाजने वगैरह कर रहा है तो वो पित्त की तरफ जाएगी छर्दी। और वही मधुर स्निग्ध अम्ल, ये सब कफ वर्धक आहार जो होते हैं, वो कफ सर्दी की तरफ जाता है।
और बात का तो ये जैसे अब होता है ट्रैवलिंग की वजह से बहुत ज्यादा जो है, या बहुत ज्यादा व्यायाम ये सब चीजें करने से जो वायु प्रकोपित होती है, अल्टीमेटली होता क्या है, जो दोष कोष्ठ में या माशय में अति उत्क्लेश, अति संचित हो जाने के बाद जब विलीन अवस्था में होते हैं या मतलब उभरे हुए होते हैं, तो उसको वायु वायु उनको कोष से बाहर निकालकर ऊपर की ओर ले जाती है, वही छर्दी है सर। जी। और हम लोग चिकित्सा में भी ऐसे ही करते हैं कि हम लोग स्नेहपान कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, और दोषों को हम शाखा से कोष्ठ में लाते हैं, और कोष्ठ में लाने के बाद ऐसी अवस्था आ जाती है कि उत्क्लेशित होने लगते हैं और वो खुद ही निकलने का कोई, फिर हम वमनोपग या वमन वाला दवाई दें, एक गिलास पीते ही उल्टी आती है। वो तो हमारा मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट है, ऐसे जैसे सर उत्क्लेशित अवस्था। अब जैसे अगर कफ पित्त का आ रहा है तो इसमें लंघन जी ही कराना चाहिए, पहले नंबर पे लंघन, फिर कफ पित्त नाशक संशोधन। जैसे कफ के लिए पहले लंघन करा दिया, उसके बाद कफ के लिए वमन, पित्त के लिए विरेचन, या पाचन छर दिया तो उसमें वमन विरेचन बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। उसमें तो बिल्कुल आप शीतल आहार, इवन मिट्टी का भी बोला गया, मिट्टी का भी बोला गया, मिट्टी का ढेला या सुगंधित, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है इसमें कि वमन के पूर्व जो उत्क्लेश होता है, बार बार वमन होने से पहले ही उत्क्लेश हो जाता है, बार बार जी मचलाना, तो वो कहीं ना कहीं मर्म पे भी जो है या हृदय रूपी की तरफ भी जो है उसका दोषों का चलन हो जाता है। तो इसीलिए लंघन करा देना, और उसके बाद आपका पित्त या कफ का संशोधन कराना चाहिए। और वातज में तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, वातज में तो वमन विरेचन विरुद्ध बोला गया, नहीं कराना चाहिए सर। राइट सर। जी। और ये मिट्टी का ढेला को गर्म करके या मिट्टी का कुछ ईंट का गर्म करके करने का यही है ना कि हाँ, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी मिट्टी तत्व को है जो वो। है हाँ बताइए चक्र बताइए। है, मिट्टी है, या लाई है, लैया है, ये सब चीजें सर, गन्ने का जूस भी बहुत ठंडा। इवन पित्त के लिए सर बोला भी गया है, सबसे बढ़िया अगर पित्त की तरफ है तो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट अति शीत अम्बुपान बोला गया था। तुरंत उसके शीत और द्रव गुण की वजह से पित्त का उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव गुण से अधो नीचे की तरफ पित्त चला जाता था। तो इसलिए अति शीत मुंहपान बोला गया, या मुंह में छींटा डालना बोला गया है, हृदय के ऊपर ठंडा पानी रखना बोला गया है। तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें की जाती हैं सर। जी। कल मुझे भी उल्टी हो रहा था, बहुत ज्यादा उल्टी का वेग आ रहा था, तो मैंने आइसक्रीम खाया तो मुझे अच्छा लगा, ठीक हो गया। क्योंकि वो जाते टाइम मैं रात भर सो नहीं पाया था, रात भर जागना पड़ा, सुबह का फ्लाइट था तो अहमदाबाद का, तो फिर वो पित्त बहुत ज्यादा हो रहा था। और ये मुझे कहना था कि जो मिट्टी का ढेला को गर्म करते हैं या फिर हम ईंट का टुकड़ा को गर्म करते हैं, तो उसका जो गंध आता है वह हमें उल्टी को रोकता है, क्योंकि गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी तत्व है वो गंधवती है, और जो गंध होता है वो माइंड पे काम करता है। ऐसे जो भी द्रव्य जो पार्थिव है, जो सुगंधी है, वो मन को प्रसन्न करते हैं, मन को आह्लादित करते हैं, और उसकी वजह से उल्टी ठीक हो जाता है। ये कहीं ना कहीं कोरिलेशन है। जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, आप लोग का कोई भी मत है इस पे, फिर मैं थोड़ा लक्षण बताता हूँ। कोई बोलना है तो बोलिए। वीना मैम, आप बोलिए मैम। हाँ हाँ सर, मैं मराठी में बोलती हूँ क्योंकि मेरे थोडा हिंदी में थोडा प्रॉब्लेम होता है मुझे। मला असं वाटतं की प्रायः छर्दी हे लक्षणात्मक असतं, एखाद्या व्याधीच्या लक्षणात्मक, उदाहरणार्थ कामलेमध्ये, मूत्राशमरीमध्ये, असं पण एक विचार करायला हवा ना। हाँ, ये बोल रहे हैं कि कोई भी जो उल्टी आती है ये कभी कभी लक्षणात्मक रहती है, व्याधि स्वरूप में ये वो ऐसा नहीं होता है, केवल लक्षण के सिम्टम के रूप में रहती है। जैसे कि किडनी स्टोन हुआ क्या, उसमें हो सकता है, या फिर अपेंडिसाइटिस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होना लक्षण के रूप में होता है। तो वो हर समय व्याधि होगा ऐसा नहीं होगा। इनकी बात बहुत सही है, काफी हद तक सही है ये बात, ऐसा ही होता है। या ये बोलिए कामला में, जॉन्डिस में, उसमें भी लक्षणात्मक रहती है। और कब हम लोग ये सब मानते हैं, आयुर्वेद में सब एक्सेप्टेबल है, लक्षण रूप में भी रहता है और कभी कभी व्याधि रूप में भी रहता है। मैं ना इसके लक्षण बताता हूँ। जब उल्टी का बीमारी होता है जिसको हम छर्दी रोग बोलते हैं, तो मैं कॉमन चीज ऐसे बता रहा हूँ कि उल्टी के साथ में अन्न भी आ जाता है, ऐसा उल्टी होता है। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, चावल अन्न चबा के नहीं खाते, सब वैसे का वैसे ही चावल निकल जाता है।
उसी तरह से मुंह से पानी निकलता है बहुत ज्यादा, प्रसेक होता है, और या फिर मुंह से लार गिरते रहेगा। फिर कभी कभी बहुत ज्यादा जमाई आता है उल्टी के टाइम पे, उल्टी की भावना होती है, या फिर उत्क्लेश होता है, तो ऐसे अंदर से वो ढकार ऐसे आने लगता है बहुत ज्यादा, या फिर हुरलास होता है, जी मिचलाता है। कभी कभी सूखी उल्टी होती है, कभी कभी उल्टी के साथ में पेट दुखने लगता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है, कभी कभी उल्टी में कफ निकलता है, कभी कभी उल्टी करते करते खून निकलता है, कभी कभी उल्टी करते टाइम छाती में जलने लगता है, बहुत ज्यादा पित्त निकलता है, कभी कभी सर दर्द होता है, कभी कभी उल्टी करते टाइम लूज मोशन होता है, कभी कभी उल्टी करते टाइम थकावट आती है। ये मैं चीज बता रहा हूँ वातज पित्तज कफज से नहीं बता रहा हूँ, वो तो है ही वातज पित्तज कफज, लेकिन ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। इस पर मनीषा मैम आप कुछ बोलेंगी? उल्टी के पेशेंट पे आपका क्या विचार है? गंगवार सर, माधुरी मैम कुछ बोलना चाहेंगी? शशि मैम, तकदीर सिंह जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आप कुछ बोलिए। सर रवि सर आप कृपया बोलिए इस पे। सर्जिकल केसेस में भी रहते हैं उल्टी के केसेस, कुछ बताइए सर। अपेंडिसाइटिस में टिपिकल। हाँ सर जी बताइए। सर, जी सर, जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर। एक्चुअली जो एक्यूट एब्डोमेन वाले केसेस होते हैं उनमें तो होती है सर वोमिटिंग। जो एक्यूट एब्डोमेन के केसेस होते हैं, चाहे उसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, चाहे अपेंडिक्साइटिस हो, या वाल्वुलस से कुछ तरह के केसेस, उनमें जो वोमिटिंग होती है तो वो एक सिम्टम है वो तो। और जनरली हम लोग सर सिम्टम के रूप में ही देखते हैं इसको वोमिटिंग पे। ठीक है, आप लोग और सोचिए। इसमें जब भी उल्टी के पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, तो हमें पहले तो जीभ देखना चाहिए, जीभ में छाले पड़े हैं क्या, जीभ का कैसा पोजीशन कंडीशन है वो देखना चाहिए। उसी तरह से दांत के भाग देखने चाहिए कि दांत जो है वो कैसा है, मतलब लोग उल्टी करने के बाद दांत जो रहते हैं वो खट्टा गए क्या, अम्ली भवन हो गए क्या, ऐसा हो गया है वो देखना चाहिए। आमाशय देखना चाहिए, नाभि और पक्वाशय में टाइटनेस है क्या, पेट दर्द हो रहा है क्या, ये चेक करना चाहिए। उल्टी से जो अन्न निकला है वो पानी जैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, उसका स्वरूप कैसे है, उल्टी जो आ रही है वो अगर डॉक्टर को खुद इतना स्ट्रांग है तभी वो देख सकता है। उल्टी का टाइम कब है, उल्टी के बाद पेशेंट को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी पूछना चाहिए। कुछ लोगों को जो अम्ल पित्त बहुत होता है उल्टी करने में तो बहुत अच्छा लगता है, वो सब चीज देखना चाहिए। और उल्टी कब हो रही है, कौन से अवस्था में हो रही है, कौन से ऋतु में हो रही है, कौन सा प्रकृति है, ये सबको हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह से आराम करने से उल्टी को अच्छा लगता है क्या? पेशेंट को जैसे उल्टी आ रही है सुबह से, पूरा उल्टी जैसा मन हो रहा है, पेशेंट ने रेस्ट किया, तो सोने को नहीं बोल रहा हूँ, रेस्ट को बोल रहा हूँ, रेस्ट करके एसी में या फैन में सोया तो उसको अच्छा लग रहा है क्या? या फिर उसको छाए के में बैठा है तो अच्छा लग रहा है क्या? पहले जब हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो एक हमारे सर थे, वो एक एक घंटा तक, पांडे सर थे, वो केंद्रीय विद्यालय में एक एक घंटा भाषण देते थे प्रेयर के टाइम पे, कभी फर्स्ट सेकंड पीरियड भी चला जाता था। तो उस धूप में खड़े रहने से कंटिन्यूस उल्टी आता था सभी बच्चों को, और बच्चे गिर के चक्कर आके गिर जाते थे, ऐसे चारों ओर से दुनिया घूम रही है, ऐसा भ्रम होके और गिर जाते थे। तो वहां पे मैडम लोगों ने ठंडा पानी का ऐसे थर्मस रखा था कि प्रिंसिपल सर को तो हम बोल नहीं सकते हैं, जो भी बच्चे ऐसे चक्कर में और उल्टी करके आ रहे हैं उनको ठंडा पानी पिलाया जाता था और छाया में बिठाया जाता था। तो ये देखना है कि छाया में बिठाने से बंद होता है क्या, तो ये पित्त वाला उल्टी है, ये देखना है। और दूसरा है कि टाइम पे अगर पेशेंट खाना खाने लग गया, टाइम पे सोने लग गया, हर चीज मन से खुश रखा गया, तो अच्छा लग रहा है क्या? तो फिर अगर ऐसा है तो वायु और पित्त का संबंध है कि रेस्ट करने से, छाया में बैठाने से, टाइम पे खाने खाने से अगर उसको अच्छा लग रहा है तो हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि वायु और पित्त का संबंध है। अगर लंघन करने से कभी कभी अच्छा लग रहा है तो कफ का संबंध है, उसको कुछ खाने को नहीं देना है, वो कफ का शमन होगा, क्योंकि क्लेदर कफ बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से और द्रव गुण से, स्निग्धता से, ये सबसे क्या होता है कि उल्टी आती है। तो लंघन करने से पेशेंट को अच्छा लग रहा है क्या, उस हिसाब से हमें डिजाइन करना है कि उसको लंघन हम मूंग दाल के उस पे, या प्रमथ्या कल्पना या मंड कल्पना पे ऐसे हम लोग रख सकते हैं, या मेडिसिन डाल के हम प्रमथ्या दे सकते हैं अलग अलग तरह का। या फिर जो खील होता है, जो देवी माता को चढ़ाते हैं, लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं, खील मराठी में लाहिया बोलते हैं, वो चावल का जो रहता है खील, और वो खील और बतासा का भोग लगाते हैं दिवाली के दिन, तो वह खा के अच्छा लगता है क्या? अगर अच्छा लगता है तो पित्त वाला है ये। उसी तरह से मतलब पित्त का सर गुण और द्रव गुण बढ़ा है, ये हमें समझ आता है।
और पित्त जो है वो बहुत द्रव गुण से पतला हो गया है। और कभी कभी क्या होता है कि आम का छिलका पीस के या आम के पत्तों को पीस के या फिर जामुन जामुन का ये करने से, पत्तों को कूट के या चाटने से, कूट के चटनी जैसा चाटने से शहद के साथ, इससे अगर उल्टी रुक रहा है तो पित्त का संबंध हमें लग रहा है। इसी तरह से गर्भिणी को उल्टी हो रही है तो खाने का टाइम बदल देना है, और दीपन पाचन द्रव्य देने से उसको उल्टी बंद हो रही है क्या, तो इस तरह से हमें दोषों का पता चलता है और आगे ट्रीटमेंट देना आसान होता है। इसमें हमें चिकित्सा में सिंपल सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल, बाकी आप लोग तो विद्वान लोग हैं, आप लोग बताएंगे। अगर उष्ण पदार्थों की वजह से या धूप में बहुत ज्यादा घूमने की वजह से उल्टी हो रहा है तो इसमें लघु शुद्ध शेखर रस, कामदूधा रस 3-3 गोली सुबह शाम दे तो इससे उल्टी बंद हो जाता है। इसी तरह से गोरख चिंचावलेह करके आता है, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। एक तरह का इमली होता है जो गोरख चिंच बोलते हैं, तो उसका अवलेह बहुत अच्छा रहता है, उल्टी को ठीक कर देता है। इसी तरह से जिस तरह से चावल का लाही बनता है, खिल बनता है, उस तरह से जवारी का भी खिल बनाया जाता है यहाँ पर, या राजगीरा का भी खिल बनाया जाता है। उसको अगर खाया जाए तो उससे उल्टी बंद हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा अजीर्ण है या कम खाने की वजह से उल्टी आ रहा है, दो कंडीशन है, अजीर्ण की वजह से उल्टी आ रहा है, खाया हुआ पचा नहीं है वो कंडीशन, या कम खाने की वजह से उल्टी आ रहा है, तो इसमें लंघन कराना है। और अदरक का टुकड़ा है या अदरक का पाक रहता है, चीनी के चाशनी में बनाया हुआ आले पाक, वह खाने से उल्टी बंद हो जाता है। अगर रुचि आने के बाद थोड़ा हल्का खाना खा रहे हैं तो वह देना चाहिए, और उसमें हल्का खाने में जैसे खिचड़ी वगैरह बनाए उसमें अदरक या शुंठी डालें और जीरा डालें, तो इससे उल्टी काफी हद तक ठीक हो जाता है। फिर गर्म किया हुआ पानी ठंडा करके पिए, या गर्म पानी पिए, या गर्म पानी करके और मटका में डाल दें वो पानी पिए, तो वो अच्छा रहता है। तो और दूसरा है, अजीर्ण से उल्टी हो रहा है और रुक नहीं रहे तो अजवाइन और हिंगवाष्टक चूर्ण या पाचक चूर्ण जैसे दाढ़ी मास्टक चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, ये देने दीपन पाचन करने वाले द्रव्य, तो इससे उल्टी बंद हो जाती है। शंखवटी दे तो उससे उल्टी बंद हो जाता है। किसी किसी को लहसुन से उल्टी आती है, उनका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वो हेतु बंद करते हैं। किसी किसी को अजीर्ण में उल्टी हो रहा है तो वायु का अनुलोमन करने के लिए हम लोग, और अलसक हो गया है, आलसी की तरह बैठा है तो उसमें अन्न बैठा है अपचन होके, तो उसमें बस्ती देना है, तो आप निरूह बस्ती दे सकते हैं, कोई भी दशमूल काढ़े का या त्रिफला क्वाथ का, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या विरेचन करने वाले द्रव्य दे सकते हैं, या गुदवर्ती लगा सकते हैं, तो उससे उल्टी बंद हो जाता है। और पेट में वायु बहुत ऐसा फूल गया है, बहुत ज्यादा अवरोध है वायु की वजह से, तो नींबू का शरबत दे दीजिए, 2 नींबू निचोड़ के 1 गिलास पानी में खट्टा खट्टा चीनी और थोड़ा नमक डाल के वो दे दे, या फिर अदरक और नींबू का चाटन करना है, उससे पेट जो ऐसा फूल गया है वो पूरी तरह से अनुलोमित होकर अच्छे से विरेचन हो जाता है, और वो बहुत दीपन पाचन भी रहता है। इस तरह से कॉलरा हुआ है, दूषित पानी हुआ है, दूषित अन्न है, ऐसे कारण है कि खराब अन्न खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गया, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, या गंदा पानी पी लिया, और तो उसमें क्या है कि पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन है, तो अमृत धारा जो औषध होता है, अमृत धारा उसका कुछ या दिव्य धारा भी आता है पतंजलि का, उसके 4-5 जो ड्रॉप्स हैं, वह क्या करना है कि कॉफी के साथ, कॉफी बना के जिसमें दूध नहीं डाला है, बिना दूध वाला कॉफी जो रहता है फिल्टर कॉफी, उसमें डाल के 4-5 ड्रॉप डाल के अमृत धारा या दिव्य धारा वो ले, या गर्म पानी के साथ ले, तो तुरंत ही ये दूषित अन्न जन्य फूड पॉइजनिंग वगैरह में उल्टी आ रही है वो ठीक हो जाता है। अभी इस पे अखिलेश तिवारी जी भी बताएंगे, शशि मैम भी बताएंगे, और अरविंद सर भी बताएंगे। इसी तरह से उल्टी का हमेशा आदत है और पेट दर्द है या डिओड्रेनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, उसमें अम्ल पित्तांतक वटी, लीला विलास रस, प्रवाल पंचामृत या लघु शेखर रस, कामदूधा रस, ये सब जो, या शंखवटी या फिर शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल मुक्ता पिष्टी, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गर्भिणी को उल्टी हो रहा है तो कुछ ना कुछ खाने को टाइम पे देना है, ये सबसे अच्छा है। तो या तो खील दें, राजगिरा का लड्डू दें, शतावरी कल्प दें, बादाम कल्प दें, या पौष्टिक चीजें अगर दी जाती हैं तो गर्भिणी को जो उल्टी का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से लघु सुचेकर रस, प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी, कामदुधा, मौक्तिक भस्म, ये अलट पलट के, मतलब कभी ये दे दिया कभी वो दे दिया, ऐसे दें तो गर्भिणी के छर्दी में बहुत अच्छा फायदा होता है। एक ही द्रव्य देना जरूरी नहीं, अदल बदल के देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ लोगों को गर्भिणी में उल्टी हो रही है, अगर उल्टी हो रही है, ये सब जब द्रव्य नहीं हो रहा है तो मयूर पिच्छा मशी दें, या फिर हम लोग त्रिफला की मशी भी देना, तो मधु और घी विषम मात्रा में दे तो फायदा होता है। या जो स्वर्ण गैरिक होता है, स्वर्ण गैरिक का चूर्ण अगर दे दिया जाए
या फिर वो मुंह में थोड़ा चूस भी लिया जाए, उससे भी उल्टी बंद होता है, वो पित्त शामक होता है। जैसे आम, जामुन, इनके पत्ते को चबा चबा के खाना है, चबा चबा के, आम का पत्ता या जामुन का पत्ता। तो इससे जो लोग बहुत धूप में आके उल्टी हो रही है तो उनका पित्त शमन होता है, क्योंकि यह कषाय रसात्मक होता है। जैसे जो लोग बस में प्रवास करते हैं या ट्रेन में प्रवास करते हैं और पेट्रोल और डीजल का धुआं लगने से उल्टी आ रही है, या फिर हिलने डुलने की वजह से उल्टी आ रही है, तो लघु सूर्यशेखर रस सबसे उत्तम दवाई है। लघु सूर्यशेखर रस और या नींबू या पान जो होता है, तांबुल पत्र में थोड़ा सा गुलकंद डाल के वो दे दिया जाए, उससे उल्टी बंद हो जाता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग का क्या अनुभव है? डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी, डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप लोग कुछ बोलना है हाँ तो सर, बोल सकते जैसे हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा से बताया भी है। वैसे मुनक्के का शीतल रस पीने को भी देने से पित्त छर्दी में आराम मिलता है। बस जामुन और आम के पत्ते तो बताया ही आपने सर। और एक सर कॉम्बिनेशन आता है चंदन खस जटामांसी और मुनक्का और सुगंध वाला और स्वर्ण गैरिक मिला के। एक बार आप बोलिए, सब लोग लिख लीजिए, सर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। तो चंदनादि जैसे मेरे पास रहता है सर, चंदन का चूर्ण रहता है, चंदन का चूर्ण भी बहुत बढ़िया काम करता है। चंदन, सुगंध वाला और स्वर्ण गैरिक तो हर क्लिनिक पे रहता ही है सर। तो चंदन, खस, जटामांसी, स्वर्ण गैरिक और सुगंध वाला वही हाउबेर और मुनक्का के क्वाथ से पिया जाता है इसको। तो इससे बहुत बढ़िया आराम मिलता है, बहुत जल्दी आराम मिलता है, क्योंकि जो पित्त का उद्गार होता है वो स्वर्ण और जटामांसी से और खस से जो बहुत अच्छा से निकलता है। और इसके अलावा स्वर्ण को शाली चावल से भी बोला गया है। चरक में लिखा सर, कहीं लिखा भी है, मैंने पढ़ा था। और कफत सर्दी में जैसे बोला गया तो ये मदन फल, इसमें श्लेष्मणा, जैसे कफ की व्याधि में बोला गया श्लेष्मणा विधिनो युक्त तो तीक्ष्ण बमन रेचनम। अगर श्लेष्म का अगर कभी भी कुछ भी आता है तो तीक्ष्ण बमन विरेचन करना चाहिए, बमन रेचनम बोला गया है। तो इसमें पीपल, सरसों, नीम का मदन फल चूर्ण के साथ मिला के या क्वाथ बना के इसका बराबर मात्रा में देने से कफत सर्दी में आराम मिलता है। पित्त सर्दी की तरफ अगर जाए तो षडंग पानीय का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बोला गया है। षडंग में मुस्ता, परपट, उशीर, चंदन, नागरे करके बोला गया है। और जैसे कि आपने काफी कवर कर तो दिया है, मयूर पिक्ष भस्म, शंख भस्म, गिलोय सत्व और आपका धनिया और का पाउडर, ये भी बहुत अच्छा काम करता है सर इसमें जो छाती के रोग होते हैं। और बाकी तो सर आपने कवर कर ही दिया है, बाकी और लोग बताएंगे सर जी। और इसमें और भी चीज देखना चाहिए कि जैसे अजीर्ण में अगर उल्टी हो रहा है और रुक नहीं रहा कोई भी दवाइयों से, हमने लंगन भी करा लिया, दीपन पाचन भी दे लिया, तब भी नहीं हो रहा है, तो बस्ती सबसे अच्छा है। उसमें वायुविडंग, त्रिफला, आरगवत, दशमूल, इनका काढ़ा बनाना है और उसका बस्ती देना है, पानी वाला, काढ़े वाला। उससे जैसे बस्ती का अल्टीमेटली तो प्रत्यागम सर होगा। वात को ही अनुलोमित कर देंगे तो, या विरुद्ध मार्ग से चिकित्सा करेंगे तो अपने आप ही छर्दी रुक जाएगी सर। बराबर, ये बहुत अच्छा है। उसी तरह से कृमि है या वर्म से बहुत ज्यादा, तो करंज तेल का मात्रा बस्ती दें कुछ दिन, तो कृमि बनने से उल्टी बंद हो जाता है। इसी तरह से अगर उल्टी बहुत ज्यादा हो रहा है और शरीर में जल तत्व कम हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये खील होता है वो पानी में मिक्स करके और उसका ब्रिहण बस्ती देते हैं या दूध का बस्ती देते हैं, जिसमें जल तत्व कम हो गया है। आजकल के जमाने में तो ये करते हैं, सलाइन लगाते हैं। पहले के जमाने में दूध का बस्ती देते थे, उससे बहुत अच्छे से चीनी और दूध को बस्ती दे देने से वो जल तत्व अच्छे से हो जाता था, भर जाता था। इसी तरह से पेट साफ नहीं हो रहा है और उल्टी हो रहा है तो त्रिफला चूर्ण, हरित, एरंड हरित की या कपिल आदि वटी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग को कुछ और बोलना है तो बोलिए। तो मैंने इसमें तो अवगाहन भी कर सकते हैं, शीत जल की धारा भी दे सकते हैं, उससे 2 तरह मिलेगा जी, या उपवन में लेके जाएं। और पित्त वाला जो है चर्या, हाँ पित्त वाले में सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया बताया। इसी तरह से इसमें छर्द्यांतक रस, वांति हृत रस, छर्दी रिपु रस, ये बहुत सारे द्रव्य हैं। उसी तरह से गुडुच्चादि क्वाथ, एलादि चूर्ण, आंवले का मुरब्बा, भू निम्बादि क्वाथ, ये देने से एलादि चूर्ण भी बहुत अच्छा काम करता है, एलादि वटी भी अच्छा काम करता है। इसी तरह से पित्त प्रदान अगर उल्टी है तो हमें पहले तो हेतु बंद करना है। उष्ण, तीक्ष्ण, मसालेदार पदार्थ, लेट खाना खाना, दिन में भी लेट खा रहे हैं और रात को भी 2-3 बजे खा रहे हैं, वो बंद कर देना है। धूप में घूमना बंद कर देना है,
सुबह जल्दी उठ के और सुबह उठते उठते आंवले का मुरब्बा खाना है, और या आंवले का जो ऐसे सुखा के आंवला सुपारी बोलते हैं, वह खाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अजीर्ण में उल्टी हो रही है तो क्या करना है, अदरक का टुकड़ा को करना है, चबा चबा के खाना है और थोड़ा गर्म पानी पीना है। अगर बहुत ज्यादा हैवी चीज खाया, तेल वाला चीज खाया, ठंडा पदार्थ खाया, डालडा खाया, तो ये पूरा बंद कर देना है। या लोग क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, वो पूरी तरह से बंद करना है। रात में खाना नहीं खाना है। उसी तरह से गर्भिणी को उल्टी बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमें उसका सुबह जल्दी उठ के और पूरा गर्भिणी परिचर्या वो अगर पाले तो ठीक हो जाता है। और बहुत अति प्रमाण में पानी नहीं पीना है, और लिक्विड जो जूस है, सूप है, कोका कोला, पेप्सी, ये सब भी ज्यादा नहीं लेना है। तो ये देखना है कि किस तरह से हम पेशेंट ही करें, सबका हेतु निकाल के अच्छे से संप्राप्ति बंद कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने ये उल्टी को नहीं रोका तो इससे संबंधित क्या हो सकता है कि अम्ल पित्त की व्याधि हो सकती है, अतिसार, विसूचिका, अजीर्ण, शूल, कृमि रोग, मलावरोध और गर्भिणी अवस्था ये हो सकती है। उल्टी हो रहे हैं ना, तो हमें ये देखना है कि ये पहले तो अग्निमंद होता है, फिर अम्ल पित्त होता है, अजीर्ण व्याधि होती है, अल्सरेशन होता है, पेट में दर्द होता है। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां होती है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में भी उल्टी आती है। उसी तरह से उल्टी के लिए हम लोग रोकने के लिए लघु सुचेकर या स्वर्ण गैरिक का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन स्वर्ण गैरिक भी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देना चाहिए, तो वो भी एक तरह से मिट्टी वो स्त्रोतोरोध करती है, वो भी एक लिमिटेड टाइम तक ही देने के लिए बोला गया है। ऐसा मतलब हमारे महाराष्ट्र के वैद्य लोगों ने बोला है कि कभी भी गेरू जो रहता है गैरिक, उसको लॉन्ग टर्म में ज्यादा दिन नहीं देना चाहिए। इस तरह से उल्टी और लूज मोशन जो है वो अगर कंट्रोल से बाहर आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी का कंडीशन हो सकता है। तो और उल्टी आने का ये भी कारण रहता है जो मैं भूल गया, सीकेडी जो रहता है, क्रोनिक किडनी डिजीज, उसमें यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हुचकी आएगा, उल्टी आएगा। इस पे अरविंद सर आप कुछ बताइए। सर जैसे ये इसमें सर चरक में एक श्लोक भी आया है छर्दी में, बिट्ट स्वेद मूत्रम्बु वाहनी वायु। ये सर वायु की वजह से जो मल के जो भी जितने भी मल हैं वो ऊपर की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जैसे किडनी पेशेंट भी है या क्रोनिक या डायरिया, डिसेंट्री या कोलाइटिस के पेशेंट भी हैं, तो इसमें ये अब इसमें बोला गया सर इसमें भी चारों शोतस जैसे मल व शोतस, शोध व शोतस, मूत्र व अम्बु व शोतस को अवरुद्ध करके वायु ऊपर की तरफ भेज जाती है। तो ये और उसमें साथ साथ हिक्का, और हिक्का भी इसी के साथ संपत्ति उठती है, और श्वास कास भी है या तृष्णा भी उठता है इसी में। और इसका वेग बहुत जोर से होता है जब भी ये लोअर अपान के क्षेत्र के जो भी ऑर्गन की अगर वो होगी, प्रॉब्लम होगी, तो इसका वेग बहुत तीव्र होता है, और इसका वेग होने के बाद बहुत ज्यादा सीवियर वीकनेस आ जाती है। और जो स्मेल होती है उसमें भी जो है उसके कंटेंट का फाउल स्मेलिंग, इवन पेशेंट के पास से भी फाउल स्मेलिंग, उसके हर एक डिफरेंट फ्लावर्स की या डिफरेंट स्टोन्स वगैरह की स्मेल आती है सर। तो ये मतलब अगर हम लोग सोच के चले तो एलोपैथिक की जो भी डायग्नोसिस वगैरह है वो भी हम लोग के आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताई गई है सर। और ये यूरिया बढ़ जाता है ना तो डिलीरियम होता है, कंफ्यूजन होता है, और इंसान क्या बोलता है वो समझ नहीं आता है। और सोडियम पोटेशियम डिसबैलेंस होगा तो सोडियम पोटेशियम डिसबैलेंस है, इवन कैल्शियम भी कम हो जाता है, फास्फोरस भी कम हो जाता है, बोन्स मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, सब कई चीजें सर आती है निकल के जी। और क्या होता है, कभी कभी डायूरेटिक दिया जाता है, डाइटोर कभी कभी दिया जाता है जब जरूरत नहीं होती है, तो डाइटोर के साइड इफेक्ट, क्योंकि वो निचोड़ के यूरिन को कर रही है तो उससे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है बहुत सारा, तो वो साइड इफेक्ट होता है डाइटोर का, वो भी देखना चाहिए हमें। आप लोग और कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कितना श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अखिलेश तिवारी जी बोल रहे हैं, बोलिए सर। सर ये आपने बोला ना अमृत धारा, ये दिव्य धारा, इसका देखे हैं हम, जो फूड पॉइजनिंग होता है उसमें जो वोमिटिंग होता है तो उसमें दिव्य धारा या अमृत धारा, जीवन धारा बहुत सारी कंपनियां बनाती है, तो बहुत अच्छा प्रभावशाली है। या तो आप थोड़ा गुनगुना पानी में 3 से 4 ड्रॉप डाल दीजिए या बतासा में डाल के दीजिए, तो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। और ये जो मॉर्निंग सिकनेस होता है प्रेगनेंसी में, उसका तो कई पेशेंट पे हमने देखा है कि गुलकंद और प्रवाल पिष्टी,
इसका योग या फिर ये आंवला का मुरब्बा और प्रवाल पिष्टी, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऑलमोस्ट पेशेंट को ये लेने से फायदा मिलता है। बड़ी इलायची का भी काढ़ा बना के देने से उसमें भी देखे हैं कि बहुत अच्छा है। और एक पेशेंट आया था 7 इयर्स ओल्ड मेल हुआ था, तो उसको क्या हुआ कि वही मेनिंजिटिक लिम्फेडेनोपैथी का प्रॉब्लम था, तो उसमें आप क्या मतलब बोले फ्रीक्वेंटली हो रहा आप था। एक मिनट आप क्या बोले, कौन सा लिम्फेडेनोपैथी क्या बोले आप, कौन सा लिम्फेडेनोपैथी बोले आप? मेजेंस्टिक सर, ये आप बोले मेसेंट्रिक, मेजेंस्टिक सर, मिसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी, मेसेंट जी, हाँ मेसेंट्रिक जी सर, सॉरी मेसेंट्रिक मिसेंट्रिक, सर जी। मिसेंट्रिक, हाँ तो वो हाँ मेसेंट्रिक जी, तो उसमें फ्रीक्वेंटली सर वोमिटिंग हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में ये जो मयूर पिच्छल भस्म जो आता है, मयूर चंद्रिका पिच्छल भस्म, ये बहुत प्रभावशाली है। उसको 1 पिंच चुटकी 125 mg के बराबर चाटन कराए, तो 3-4 बार ही लेने से ठीक हो गया था। और उसका जो मतलब मेडिसिन है, पंचामृत प्रॉपर्टी वगैरह वो सब मिला कर दिए थे। फिर 1 महीने के बाद का जो रिपोर्ट था तो सब नॉर्मल आ गया था। और ये त्रिफला का जो मसी है, उसका भी आप ही के लेक्चर सुनकर हम मसी बना के रखे हुए हैं। कसाय गुण के कारण ये दोनों में काम देता है, अगर वोमिटिंग में भी और कहीं पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो दोनों में देखें कि इसका कसाय गुण के कारण बहुत अच्छा त्रिफला मसी का काम करता है। जी सर, ये सब आप एक तो बार है बोले मिसेंट्रिक दवाई। लिम्फेडेनोपैथी, एक बार बोलिए मिसेंट्रिक मतलब जी मैं सर, आप लोगों का स्पष्ट मेसेंट्रिक उच्चारण कराऊंगा, बोलिए जी सर, मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी लिम्फेडेनोपैथी, करेक्ट हुआ सर? लिम्फेडेनोपैथी ऐसे बोलिए, लिम्फेडेनोपैथी फिर से आप जी उसका सर, प्रैक्टिस करिए, मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी, जी सर, ठीक है सर ठीक है। प्रणाम सर, मेसेंट्रिक इसी टॉपिक पे मैं कुछ बोलूंगी। हाँ बोलिए मैम, बोलिए मैम। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा सा शॉपिंग कर रही हूँ। जी बहुत अच्छे से सुना सर, सब कुछ बता दिया आपने जी और सर ने भी। तो इसमें कुछ कहीं छूटा ही नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है बताने को। हर दृष्टि से आपने डिफाइन कर दिए सर। मिसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी के बारे में जैसे सर ने बताया, तो अभी 2-3 केस मैंने इसमें क्लियर किया था, पहले भी आपको शेयर किए हैं जी कि एलोपैथ में वो सालों साल इलाज कराते रहे हैं, लेकिन इसमें सर्दी और उनके पेन और कॉन्स्टिपेशन ये सारी चीजें कभी क्लियर नहीं हुई। जस्ट अभी एक लास्ट 2 वीक बिफोर बच्चा आया था 15-16 साल। तो यहाँ 2-3 जगह, यहाँ रायपुर बिलासपुर सभी जगह एडमिट करते थे, बस उसको पेन किलर लगाते थे और पड़ा रहता था, खड़ा भी नहीं हो पाता था। और थोड़ा कुछ भी खाए तो उसको नौसिया फीलिंग हो, वॉमिट हो जाए। बस मैंने जस्ट उसको पंचकर्म में लिया, कुछ मेडिसिन दी है उसको 1 आध हफ्ते के लिए। और उसमें हमारा सूद शिखर, कामधुधारा, शंखभस्म, प्रवाल पिष्टी, ये सब बहुत अच्छा काम किया। उसमें थोड़ा सा उसको मयूर पिच्छा भस्म थोड़ा सा गिलोय सत्व के साथ और छोटी इलायची का पाउडर के साथ में उसको चलाया, तो बहुत बढ़िया उसको 2-3 दिन में ही लाभ मिल गया। फिर पंचकर्म किए, बस्ती दिए उसको, और रात रात भर सोता नहीं था, पूरी रात नहीं सोता था बच्चा, 2 महीने से परेशान था। उसमें सर उसका भी मैंने रिपोर्ट भी डालूंगी उसका, उसमें 15 दिन ही ओनली ट्रीटमेंट करने से रिकवरी मिल गया और बच्चा स्कूल भी जाने लगा और अभी बाइक वाइक चला के खुद ही आता है। तो इतना अच्छा फायदा करता है हमारी सिंपल औषधियां भी। प्रवाल पंचामृत के साथ में गुलकंद भी उसको देते थे और आंवला का मुरब्बा भी सेवन करने के लिए सुबह देते थे। डाइट चार्ट थोड़ा चेंज कर दिए हैं। घृतपान इंदुकातम घृतम चलाया मैंने कंटिन्यूअसली उसको, क्योंकि उसको कुछ रुकते ही नहीं था पेट में, ओनली डिप पे ही चल रहा था। तो घृत सेवन से और वस्ती से वायु का अनुलोमन हो गया और वात का शमन भी हो गया, पित्त भी शमन हो गया, कुछ लिवर के लिए आरोग्यवर्धनी और साथ में लिवर वगैरह भी चलाया। तो सर ये मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी जो है एलोपैथ में एक लाइलाज बीमारी है, बट हमारे आयुर्वेद में अच्छे से किया जाए तो 15 से 21 दिन में पेशेंट अच्छा रिकवरी पा लेता है सर। जी यही शेयर करना था सर। बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आप कुछ जी। बोलिए। माधुरी मैम बोलिए आप। सर नमस्ते सर। हाँ सर नमस्कार सर, मेरे को ये पूछना था सर। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ सर, ये मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी, सर मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी में मेरे को सर एक पैथोलॉजी थोड़ा सा
इसमें कहीं ना Explain कहीं कर दो सर, इंफेक्शन ये रहता है कहाँ सर, से क्या डिस्टर्ब होता है सर? इसमें कहीं ना कहीं नहीं सर, मैं आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू सर, मैं आयुर्वेद से पूछ रहा हूँ सर, आयुर्वेद से। हाँ, तो इसमें हम लोग को लिम्फ लिम्फ को क्या बोलेंगे हम लोग, रस और रक्त के बीच का लसिका। जी सर। अब ये लसिका कहाँ कहाँ है वो ध्यान में रखिए। तो प्रमेह व्याधि में बोला है, जो 10 दुष्यंत है ना, वहां पे लसिका शब्द है। तो लसिका पे रिसर्च किया गया, तो हमारे लोगों ने बोला कि ये रस धातु है, रस और रक्त के बीच का जो है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहीं ये बोलेंगे रस पाचक और रक्त पाचक, मतलब रसवस स्त्रोतस और रक्तवस स्त्रोतस में आम संचिति हो गया है, और उसकी वजह से लिम्फेडेनोपैथी होता है, अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है। तो अभी आप लोगों को याद होगा, एक मंदाकिनी मैम की बच्ची आती थी, तो उनके पेट दर्द हो रहा था मिसेंटिक लिम्फेडेनोपैथी से। मैंने उनको रसपाचक, रक्तपाचक, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी दिया, अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल, और वो बच्ची पूरा ठीक ही हो गई, पूरा परमानेंट। हाँ, तो और इसमें जो है, अगर आप इसको सब ग्रंथि बोला गया ना, वाता सरक संदुष्ट में, वाता सरक कफ तुष्टा संदुष्ट मेदा कफानुबद्धन बोला गया ना सर, कि इसमें वात रक्त मेद कफ की वजह से रक्त मेनली होता है, जिसकी वजह से दूषित होने से कुर्वंती कुर्वंती बत्तोन्मुत विगंथित शोभा कुर्वंती ग्रंथिश पितुष्टा, मतलब ग्रंथि की तरफ, मतलब एक एलिवेटेड स्वेलिंग सी होती है। तो उसमें वात रक्त कफ मेद, और मेद को सर पूरा इसको अगर लेके चला जाए तो सर इसका, क्योंकि क्योंकि वहां पे स्थान तो सर वात का है, पगवाश है। आपका बात 100% सही है, लेकिन ग्रंथि के हिसाब से आप सोच रहे हैं तो सही है, लेकिन जो हाँ, वही ग्रंथि के लिम्फेडेनोपैथी साथ हो रहा है, सोच रहा हूँ मैं। हाँ वो भी आपका मत एकदम 100% सही है, लेकिन लिम्फ नोड में स्वेलिंग आया है। लिम्फ नोड, लिम्फेटिक सिस्टम सोचिए, मैं उसको रस और रक्त के बीच का धातु मानता हूँ लसिका। हाँ, तो वो तो सर लिम्फ तो त्वक मांसा अंतर रुजा बोला गया, त्वक मांस के अंदर वो लिम्फ बोला गया सर। हाँ ठीक है सर, जी, लिम्फ भी एक आपका एक भी सही है, आपका एकदम 100% सही है सर। उस तरह से भी हम चिकित्सा करें, ग्रंथि की चिकित्सा करें, कांचनार गुगुल दें, और ग्रंथि पाचक वटी, ग्रंथि प्रसादन वटी, वो रौद्र रस, वो एकदम 100% सही है। लेकिन हम रस रक्त से भी ठीक कर सकते हैं इसको, लिम्फेडेनोपैथी, इसको ध्यान में रखें। कभी कभी सर सूक्ष्म त्रिफला और दशमूला रिष्ट से भी ठीक हो जाते हैं पेशेंट। हाँ, वो तो सर क्लीन तो करना ही है हमको, क्योंकि वहां पे दुष्टि, चाहे वो त्रिफला से हो चाहे दसूला हो या कोई भी, गुड़ची आदि सर कसाय भी इसमें अच्छा काम करता है, कि बढ़िया, गुड़ची भी। हाँ, ये कटु रोहिणी आदि, गुडुची आदि कषाय, और कभी कभी हाँ, कुल्टिस करना पड़ता है, जैसे सर्वाइकल एरिया में। कफ पित्त के लिए बोला गया है, कफ पित्त दाह छर्दी दाह तृष्णा के लिए बोला गया ना सर, उसका फार्मूला है, मैं भूल रहा हूँ सर अभी। हाँ हाँ सर इसमें कांचनार गुगुल और कुमारी हासा भी बहुत अच्छा काम किया। जी मांस पाचक, जिसमें मेदे पाचक मांस पाचक बताते हैं, रस पाचक में अपना रंगवर्धनी हो गया। जी तो ये अच्छा, ये है कि डायग्नोसिस कैसे करना है, पेशेंट की क्या अवस्था क्या है जी और उसका दोष काल क्या है, ये देख करके यदि हम अच्छे से डायग्नोस करके जी प्रॉपर व्यवस्थित दवाइयां दें तो ऐसा नहीं है सर, आयुर्वेद में सब रिकवरी मिल जाती है पेशेंट की। जी। और इसी से मिलती है मैम, जो आप बता रही है ना, एलोपैथी डॉक्टर इतना एंटीबायोटिक देते हैं, इतना देते हैं, लेकिन नहीं होता, ये तो सर डायग्नोस्टिक ही नहीं होता। हाँ बोलिए सर मैम। हाँ जी जी सर। सर, सिर्फ एक पॉइंट भी वो भी ध्यान रखना चाहिए, जब वॉमिटिंग हो रही है किसी को भी, बच्चे को बहुत की, तो एक ना ब्रेन का भी सीटी या एमआरआई करके देखो, क्योंकि कोई ब्रेन रीजन का भी सिम्टम रहता है हाँ वॉमिट। हाँ हाँ तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम दूसरा करते रहते हैं, और वो सीवियर ये भी होता है, हेमरेज है कि क्या है, उसकी वजह से बोलते हैं ना, तो जी। उसको ये हो रहा है। तो ये कभी बच्चे में कभी ये तुरंत हाँ, देखना चाहिए, इंजरी है कि उसमें भी वॉमिटिंग आता है, ये सिम्टम। बराबर जी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। जी फर्स्ट उस पे जाना पड़ता है। जी और सर हम लोग जो डायग्नोस करते हैं ना, मेन चीज हम लोग 50% वही पेशेंट को रिलीफ देना शुरू कर देते हैं। इस जी बच्चे ने काफी स्मोकिंग किया था, प्लस बहुत सारे इसने ड्रिंक भी ले रखे थे, बिगड़े पैसे वालों का बिगड़ेल बेटा था ये। तो जी इन सब चीजों को धीरे धीरे पूछते पूछते उसको फिर किए, फिर डिटॉक्स करने के बाद फिर शिरोधारा दे करके इसको, मतलब वो सुन्न रहता था, बात ही नहीं करता था, जी तो मेंटल उसको साइकेट्रिक के पास भी भेज दिए थे। जी। तो यहाँ तक हमारा जो डायग्नोसिस होता है सर वो सुपर है। हाँ, कभी कभी इडियोपैथिक कॉजेज बोल के डॉक्टर लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता, हम ट्राई कर रहे जी हैं, लेकिन मेरा आयुर्वेद में तो बहुत अच्छा है।
ये चीज। डॉक्टर रवि सर आप कुछ लिख रहे हैं, आप कृपया बताना चाहें तो बताइए, फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं सर। डॉक्टर रवि सर आप जो लिख रहे हैं कृपया जी बताइए। सर, जहाँ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है जी वहाँ जो वोमिटिंग जो प्रोजेक्टाइल होती है सर, that है। जी ठीक है। और डॉक्टर हरीश बत्रा सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही है सर की। नहीं, तो बस अब सर क्लियर हो गया। और अरविंद सर का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। हेलो हाँ सर, बोलिए। अरविंद सक्सेना सर का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। मेरी बात को उन्होंने वजन दिया और हमारे संभाषा में उन्होंने मेरे तरफ से भी थैंक यू सर। सर सो पार्टिसिपेट किया सर। काइंड ऑफ यू सर। अभी आजकल का जो 7 बजे का लेक्चर है और साइंटिफिक चल रहा है और अच्छा चल रहा है जी। ठीक है, तो अभी हम जी सेशन सर। बंद करते हैं। थैंक यू। अब हम 8:15 पे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों थैंक को। यू थैंक सर। यू।